हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, अभ्यास को इतना आगे लेके आए हैं। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन और दे रही हूँ। मैं अब आज आपको ये वाला चैप्टर का थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। होप सो कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे। अगर जिन्होंने नहीं देखे, पहले उसको देखो फिर इसको समझना, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, सारा टॉपिक रीजनिंग बेस है। जिसको रीजनिंग समझ आ गई उसके लिए जो है करना आसान हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइंस करने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन, मतलब आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि चीजें कुछ फ्लोट करती हैं और कुछ सिंक करती हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉ होगा ना, कि जो इन चीजों को फ्लोट करा रही है, जहां उसको सिंक करा रही है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो इसी के रिलेटेड है कि चीजें कैसे फ्लोट करती हैं, कैसे सिंक करती हैं, इनकी डेंसिटी का, इनकी फ्लोटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर डेंसिटी का मतलब समझो, मान लो ये एक मेरे पास पार्किंग एरिया है और एक ये पार्किंग एरिया है। ठीक है, अब देखो ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। तो और ये वाला जो पार्किंग एरिया है इसमें सिर्फ 3 गाड़ियां खड़ी हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं इनमें से पूछूं कि डेंसर कौन है, तो डेंसर ये होगा जो पूरा फिल होगा, और ये जो है लेस डेंसर होगा। ठीक है, मतलब इसके कंपैरेटिवली डेंसिटी का मतलब होता है जो चीजें अंदर से टोटल फिल होती है, जिनका एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम का। वॉल्यूम तो जितनी चीजें में चीज फिल हो रही है, ठीक है, मास और वॉल्यूम। अब देखो इसमें जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमें क्या कहता है कि मान लो कोई बॉडी, ऐसे कोई लिक्विड है कोई, उसके ऊपर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है। मान लो ये कोई बॉडी ए है, ठीक है, ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो अब यहाँ पे जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब ये जो बॉडी है ये नीचे की तरफ बाहर लगाएगी, तो ये जब नीचे की तरफ जाएगी तो ये पानी जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। यहाँ पे बायंट फोर्स काम करती है। कौन सी फोर्स? बायंट फोर्स जो है काम करती है, जो उसको ऊपर की तरफ लेके आती है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसको, इसका दूसरा नाम क्या है, अपवर्ड फोर्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपवर्ड फोर्स। इसको अपवर्ड फोर्स भी कहा जाता है। अगर ये जो ये मान लो कोई ब्लॉक है या शिप है, अगर वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये जो वाटर है ये उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड बायंट फोर्स। कहने का मतलब है जब आप किसी भी बॉडी को पानी के सरफेस पे रखते हो, जहां तो वो नीचे की तरफ जाएगी, जहां सरफेस पे ही फ्लोट करेगी। तो इसके क्या रीजंस हैं बिहाइंड कि ये ऐसा क्यों होता है, इसको समझो। अब देखो यहां पे कहने का मतलब ये है कि जो वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी जो है इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इमर्ज पार्ट। अब देखो इसको कैसे समझोगे। मान लो ये एक टप है, ठीक है, ये टप फिल है पूरा, ठीक है, इसको मैं दोबारा से बनाती हूँ। हाँ, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, आप सिर्फ कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है, ये एक टप है, ये आप जैसे घरों में भी होता है। तो यहाँ पे मान लो आपने एक बकेट डाली, इसमें बाल्टी भरने के लिए डाली, तो आप बाल्टी, तो ये पानी कुछ जो है, क्योंकि ये फोर्स पानी ऊपर लगाएगा, ये बकेट नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो ये पानी जब ऊपर की तरफ, मतलब जब इसको फिल करते हो तो पानी कुछ बाहर डिस्प्लेस होगा। तो कहने का मतलब है कि जो वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी है वो इक्वल होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इमर्ज पार्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको हम एक और चीज में साथ में कह सकते हो कि यहाँ पे जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इमर्ज पार्ट, यहाँ पे कौन सी फोर्स लगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे बायंट फोर्स। यहाँ पे
ब्रैकेट में लिख लो बायोंट, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। और यहाँ पे जो फ्लोटिंग बॉडी जो है, वेट ऑफ ए बॉडी, जो उसका जो अपेरेंट वेट है, वेट वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू जीरो। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये मान लो एक टब था हमारे पास, हमने इसके अंदर बाल्टी डाली, तो यू विल नोटिस दैट बाल्टी जब तक पानी के अंदर रहेगी तो इसका वेट बिल्कुल हल्का हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप बाल्टी को बाहर निकालते हो तो जो बाल्टी, जैसे ये बाल्टी है, तो अगर आप इसको बाहर की तरफ निकालते हो तो इसका वेट बढ़ जाता है। मतलब पानी जब तक अंदर रहेगी तो यहाँ पे उसका जो अपेरेंट वेट है वो क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो कुछ एक्टिविटीज हैं आपकी बुक में जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो एक्टिविटी में एक्चुअल में दिया क्या है, यहाँ पे लिखो एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या है कि मान लो एक बीकर है, यहाँ पे 2 बीकर हमने लिए, इसमें हमने एक में ग्लिसरीन डालनी है और एक में वाटर डालना है। ठीक है, ये 2 बीकर हैं ए और बी, एक में मैंने वाटर डाला और एक में मैंने ग्लिसरीन डाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एक ब्लॉक मैंने लिया, ये ब्लॉक है, तो आपने देखा यहाँ पे ब्लॉक ए और यहाँ पे देखो ब्लॉक। इस एक्टिविटी में आपको क्या समझने को मिला कि ये ब्लॉक बी है। अब देखो ये वाला जो है मेजर पोर्शन पानी के अंदर है और यहाँ पे जो है लेस पोर्शन पानी के अंदर है। तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि जो ये जो है वुड है, ये ऊपर वुड है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो डेंसिटी है वुडन ब्लॉक की, डेंसिटी ऑफ वुड, ये जो है लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ वाटर और as well as water as well as glycerin। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन अराइज करूं यहाँ पे कि ग्लिसरीन की डेंसिटी ज्यादा होगी कि वाटर की डेंसिटी होगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो ग्लिसरीन है उसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन जो है ग्रेटर देन होगी डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको मैं समझाती हूँ कैसे। अब देखो मान लो आप घर में रूह अफ़ज़ा लेके आते हो, ठीक है, रूह अफ़ज़ा लेके आते हो, जहाँ मैं हनी की बात करती हूँ। अगर मैं ये देखूं ये वाटर है, ये हनी है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से थिक कौन है, तो हनी जो है थिक होगा और ये जो है थिक नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर इसमें डेंसिटी पूछा जाए किसकी ज्यादा है, तो दैट मीन हनी की डेंसिटी जो है एज कंपैरेटिव टू वाटर ज्यादा है। इसी तरह ग्लिसरीन भी इसी तरह का होता है, थिक मटेरियल होता है, तो ये जो ग्लिसरीन है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे सोचते हैं, कैसे रीजनिंग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे देखो फ्लोटेशन ऑफ एन आयरन शिप। आयरन का शिप पानी में फ्लोट कैसे करता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक आयरन का नेल है, कील जिसको बोलते हो, और एक आयरन का शिप है। अगर मैं इन दोनों को पानी में डालती हूँ, वाटर के अंदर डालती हूँ, तो नेल जो है सिंक कर जाता है, ये डूब जाता है पानी के अंदर, बट आयरन शिप जो है डज नॉट, ये पानी के अंदर नहीं होता। इसका रीजन क्या है, अब देखो इसका रीजन समझते हैं। ये जो आयरन नेल है इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड होता है क्योंकि सॉलिड जो है वो उसमें गैप कम होता है। सॉलिड का मटेरियल ऐसा होता है बिल्कुल पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इनमें बीच में कोई स्पेस नहीं होता, दिस इज सॉलिड। जैसे वुड को हम सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये सॉलिड है तो यहाँ पे जो नेल की डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है आयरन नेल डेंसिटी,
ये जो है ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब है कि जो वेट है आयरन नेल का, वेट ऑफ आयरन नेल ये ग्रेटर देन किसके है, कि जो पानी के अंदर बायोंट फोर्स लग रही, जो पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है, मतलब किसी भी चीज को ऊपर की तरफ धकेलती है, बायोंट फोर्स ऑफ वाटर, वाटर तो उससे ज्यादा है। तो अगर वेट ऑफ आयरन नेल बायोंट फोर्स से ज्यादा होगा तो ये ऑलवेज सिंक करेगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, यही इसका मेन फंडामेंटल है कि पानी के अंदर चीजें डूबती कैसे हैं। अगर मैं यही बात करूं कि शिप की, अगर मैं बात करूं शिप, शिप भी तो आयरन से बना होता है, बट शिप जो है अंदर से बिल्कुल खाली होता है, हॉलो होता है, में जो है जो स्पेस होती है उसमें सिर्फ हवा होती है, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस कंटेन, कंटेन एयर। ठीक है, कंटेन एयर, एम्प्टी स्पेस जो है कंटेन एयर। दूसरा है इसमें कि जो एवरेज डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ शिप, एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप ये लेस देन है डेंसिटी ऑफ वाटर से, वाटर। ठीक है, मतलब जिसके अंदर हवा भरी होती है वो हमेशा पानी के अंदर फ्लोट करता है। जैसे लोटस, लोटस आपने देखा है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, जिसको कमल का फूल बोलते हैं। तो ये पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ओनली एयर प्रेजेंट होती है, तो जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर खेलता है। जैसे सिंपल सी बात है, तैरता है। जैसे सिंपल एक और है कि जैसे आप स्विमिंग के लिए जाते हो तो आपको लाइफ जैकेट दी जाती है, स्विमिंग के लिए जाते हैं तो हमें लाइफ जैकेट दी जाती है, तो वो जैकेट जो है अंदर से हॉलो होती है, उसमें एयर होती है, तो वो हमें डूबने नहीं देती। तो कहने का मतलब जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है तो वहां पे वो जो चीजें हैं ऊपर फ्लोट करती है। ये इसके पीछे एक लॉ है। आगे है फ्लोटेशन ऑफ मैन। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्लोटेशन, फ्लोटेशन ऑफ मैन। अगर मैं देखो, अगर हम सी वाटर ले, एक तरफ सी वाटर हो और एक तरफ रिवर वाटर हो, ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं इन दोनों में स्विम करना किसमें आसान होएगा, तो आप कहोगे सी वाटर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इजियर टू स्विम एज कंपैरेटिव टू रिवर वाटर, इजियर टू स्विम। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है व्हाई, क्वेश्चन अराइज हुआ व्हाई सी वाटर में ऐसा क्या है कि जिससे जो है हम आसानी से स्विम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द पोर्शन बाहर की तरफ रहता है, तो बिकॉज ऑफ इट कंटेन सी वाटर, सी वाटर कंटेन सॉल्ट, तो यहाँ पे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जो डेंसिटी है सी वाटर की, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर, तो इसलिए आसान हो जाता है कि पानी के ऊपर सी वाटर में तैरना। ठीक है, तो वेट ऑफ द मैन यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, वेट ऑफ मैन जो है यहाँ पे बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। ठीक है, तो लेस इमर्ज पार्ट जो है, इमर्ज पार्ट ऑफ हिज बॉडी, मतलब उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा ही पानी के अंदर जाता है। ठीक है, तो इजियर टू स्विम। ठीक है, अब देखो थर्ड एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और ये रीजनिंग में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले है कि फ्लोटेशन ऑफ, फ्लोटेशन ऑफ आइस ऑन वाटर, आइस ऑन वाटर। ठीक है, आइस जो है पानी के अंदर क्यों तैरती है। ठीक है, ऊपर क्या कितना पार्ट उसका पानी के अंदर होता है, कितना उसका बाहर होता है, तो ये इसके ऊपर जो है काम करेंगे। सबसे पहले देखो कि मेरे पास अगर एक पीस है, पीस ऑफ आइस है, ठीक है, तो ये जो है फ्लोट कर रहा है, फ्लोट ऑन वाटर,
पानी के अंदर जो फ्लोट कर रहा है, तो वो जो है क्या पार्ट है, 9/10 पार्ट इनसाइड होता है, अंदर सबसे ज्यादा पार्ट होता है, और जो आउटसाइड आपको दिखता है, आउटसाइड, वो ओनली 1/10 पार्ट होता है। ठीक है, 1/10 पार्ट होता है, मतलब वो थोड़ा सा हिस्सा दिखता है। कहने का मतलब ये है कि अब देखो, अगर आइस है और एक तरफ वाटर है, अब देखो जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो नेचुरल है कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, weight of water displaced by 9/10th part of ice immerse inside the water. 9/10th part of ice immerse inside the water. पानी के अंदर उसका 9/10th पार्ट होता है, 9/10th पार्ट इनसाइड द वाटर। तो कहने का मतलब है ये जो पार्ट पानी के अंदर होता है, दैट मीन टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ द आइस वाटर, टोटल वेट ऑफ द आइस। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे 9/10 है, तो इसको मैं करूंगी तो ये 0.9, तो आपने देखा है मैंने बोला था यहाँ पे आइस की जो डेंसिटी है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आई होप सो कि आपको ये वाला समझ आया कि जो मैं बताना चाह रही थी, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सबमरीन्स। आपने देखी होंगी पानी के अंदर सबमरीन जो है, अपनी मर्जी से हम उसको जो है सिंक करा सकते हैं, या सिंक करा सकते हैं, और जहाँ हम सिंक करा सकते हैं और राइज करा सकते हैं, तो एक वर्ड यूज किया जाता है डाइव। अब देखा जाए कि आप अपनी मर्जी से सबमरीन को पानी के अंदर लेके जा सकते हो, पानी के बाहर ले जा सकते हो। इसमें होता क्या है कि वाटर को वाटर टाइट बोट भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है ट्रेवल करती है, ट्रेवल अंडर वाटर लाइक शिप, शिप की तरह पानी के अंदर जो है ये मूव करती है। ठीक है, अब इसमें वाटर टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं इस सबमरीन के अंदर। अगर तो आप इसको फिल कर देते हो, वाटर टैंक्स को फिल्ड विद वाटर, जैसे ही आपने पानी इसमें डाला तो ये इसका जो है वेट बढ़ गया। तो कहने का मतलब है सबमरीन की एवरेज डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ सबमरीन, सबमरीन ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर। तो पानी सी वाटर से उसकी डेंसिटी बढ़ गई, तो जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी सबमरीन की, क्योंकि पानी आपने फिल कर दिया वाटर टैंक के अंदर, तो ये ऑलवेज सिंक करेगा, ये पानी के अंदर चला जाएगा। अब अगर सबमरीन को हमें ऊपर लेके आना है, सरफेस ऑफ द वाटर, सबमरीन अगर मेरे को इसको सरफेस पे लेके आना है, सरफेस ऑफ वाटर, तो मैं क्या करूंगी, जो हमने टैंक में पानी फिल किया था, एंड जो टैंक है उसको खाली कर देंगे। टैंक्स आर एम्प्टी, एम्प्टी, तो खाली कर देते हैं। तो वो हल्का हो गया, तो हल्का होते ही उसकी डेंसिटी कम हो गई, तो डेंसिटी जैसे ही उसकी कम होएगी वो राइज कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एवरेज डेंसिटी ऑफ सबमरीन less than density of sea water, तो इस केस में क्या होगा, ये ऑलवेज राइज करेगा, मतलब सरफेस के ऊपर सबमरीन जो है ऊपर की तरफ आ जाएगी, इसमें जो है डाउन आएगी। ठीक है, और इसमें ऊपर जाएगी। इज दिस क्लियर? अब देखो, आपने समुंदर के अंदर
आपने देखा होगा आइसबर्ग्स होती है, पानी के अंदर आपको दिखाई देती है आइसबर्ग्स। दिस इज डेंजरस फॉर ऑल शिप्स, क्योंकि इसमें जो है अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कितना पार्ट इस आइसबर्ग का पानी के अंदर है, कितना बाहर है। तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी होती है, वेरी ह्यूज होती है, और ये जो है लार्ज पीस ऑफ आइस होता है, लार्ज पीस ऑफ आइस होता है। तो ये डेंजरस हो किसके लिए, शिप के अंदर। अगर मैं इनकी जो डेंसिटी देखूं तो डेंसिटी इसकी कितनी है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये किसकी डेंसिटी है, आइस की, ठीक है। और सी वाटर की जो डेंसिटी होती है, सी वाटर की डेंसिटी होती है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखो आइस की जो डेंसिटी है वो सी वाटर से कम होती है, ठीक है। तो इसका मेजर पोर्शन जो है इमर्ज पार्ट होता है पानी के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लार्ज पोर्शन आइसबर्ग जो हैं सिर्फ ऊपर से देखने में छोटी लगती हैं, मतलब ओनली लिटिल पोर्शन above the water और मेजर पोर्शन inside the water। तो इसलिए कई बार इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, तो ये जो है शिप को खत्म कर देती है। ओके, अब देखो बात करते हैं वेल। वेल जो है सी एनिमल है, वेल जो है सी एनिमल है, ठीक है। अब ये भी सिंक भी करती हैं, पानी के अंदर भी चली जाती है, डाइव लगाती हैं और सरफेस पे भी आती हैं, राइज करती हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो इसमें ऐसा क्या है कि ये सिंक भी करती हैं, राइज भी करती हैं। वेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, हैव स्पेशल ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर। इनको स्विम ब्लैडर बोला जाता है, ठीक है। अगर मान लो शिप को, वेल को सरफेस पे आना है, तो वो क्या करती है कि इस ब्लैडर के अंदर फिल करती है हवा को, ब्लैडर फिल्ड विद एयर में हवा भरी होती है, ठीक है। तो ये जो है इससे होता क्या है कि डिक्रीज एवरेज डेंसिटी ऑफ वेल। तो वेल की जो है एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज करती है, तो इसकी वजह से ये सरफेस पे आ जाती है, मतलब ऊपर आ जाती है, राइज करती है, ठीक है। अगर आप इसने जो है वेल ने पानी के अंदर जाना है, तो ये ब्लैडर को मतलब डाइव इनटू द वाटर। अगर इसको पानी के अंदर जाना है तो ये क्या करती है कि जो ब्लैडर हवा से फिल था वो एम्प्टी कर देती है, एम्प्टी द ब्लैडर। जैसे ही वो उसको करती है तो वो पानी के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे जो एवरेज डेंसिटी है वेल की, यहाँ पे लिखो एवरेज डेंसिटी ऑफ वेल, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब एक और लास्ट एग्जांपल है इसका, जिस आपने बैलून देखा होगा, बैलून जो है, बैलून्स ये जो है इसमें हाइड्रोजन भरी जाती है, हाइड्रोजन होती है, जहाँ हीलियम डाली जाती है, ठीक है। और ये क्या है, दोनों ही गैसेस हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैसेस ये लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो इसी वजह से ये ऊपर की तरफ हो जाती है डेंसिटी, ये गैसेस जो है की डेंसिटी हल्की होती है। और यहाँ पे कौन, बैलून के ऊपर कौन सी फोर्स काम करती है, बायोंट फोर्स, जो उसको ऊपर लेके जाती है। बायोंट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अपवर्ड फोर्स,
दैट इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स। तो ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाती है, अपवर्ड फोर्स। तो ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाती है, इसी वजह से ये बैलून जो है राइज अप करता है, राइज अप करता है। तो नेट अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स। होप सो कि आपको ये रीजनिंग समझ आई। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया, कुछ नया सीखा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, नॉलेज को जो है अक्वायर करो, और रीजनिंग जो है आप अच्छी तरह कर पाओ, यही दुआ करती हूँ। और आपको आगे भी ऐसा कंटेंट देते रहे। इसी के साथ मैं आपको अब नए वीडियो में मिलूंगी और इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच।